हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हिस्ट्री बफ। आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्लास 10th की हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रिंट कल्चर का मतलब क्या होता है। उसके बाद ये चैप्टर हमें पढ़ना ही क्यों है, इसके बारे में हमें समझना होगा। ठीक है। अब देखो, प्रिंट कल्चर का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या किसी रिटर्न टेक्स्ट को जब हम लोग किसी बुक के ऊपर, किसी कैलेंडर के ऊपर या किसी न्यूज़पेपर के ऊपर या किसी टी शर्ट के ऊपर या फिर किसी भी कार्ड के ऊपर जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, और उस प्रिंट को करने की वजह से सोसाइटी में जो भी कल्चरल चेंज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट कल्चर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आगे बात की जाए कि हमें ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है, देखो आज के टाइम पर ऐसा है ना कि हमारे चारों तरफ क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं? प्रिंटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर हो गया, कोई बुक्स हो गई, कोई कैलेंडर हो गया, नोवेल हो गई, मैगजीन हो गई, ये सभी क्या है? प्रिंटेड है। इवन हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर भी प्रिंटेड मटेरियल का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो भी कैसी हैं? प्रिंटेड मटेरियल ही हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या लिटरेचर का यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर भी प्रिंटेड मटेरियल का ही यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो क्या है कि विदाउट प्रिंटिंग हमारी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है? डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि प्रिंट कल्चर का हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, जब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तो उस समय इंडिया के अंदर जो प्रिंट हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, इस चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया हुआ है? वो एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेट वर्कशॉप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टेट वर्कशॉप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इस स्टेट वर्कशॉप के अंदर एक पेंटिंग बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये पेंटिंग 1595 में बनाई गई थी और इस पेंटिंग का नाम है अखलाक ए नासिरी। अखलाक ए नासिरी। इस पेंटिंग के थ्रू हमें यह समझाया गया है कि किस तरीके से लोग पहले, प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले किस तरीके से लोग हैंड प्रिंटिंग किया करते थे। यानी कि लोग आपस में बैठकर हाथों से ही सारे काम किया करते थे प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले। वो देखो, वो चीज़ हमें इस वाली पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। इस वाली पेंटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाथों से लिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं? डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले क्या था कि इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी वो हैंड प्रिंटिंग हो रही थी। उसका एग्जाम्पल हमें इस वाली पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, देखो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए इसको हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे हम लोग। पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे क्या, कि जो प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग जो है ना, हैंड प्रिंटिंग का डेवलपमेंट कहाँ से होता है। हाथों से की जाने वाली जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग है, उसका विकास किस देश से होता है, कहाँ से होता है ना। इसके अंदर हम लोग 3 देशों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चाइना के बारे में, कि सबसे पहले चाइना के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आती है, और प्रिंटिंग प्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले चाइना के अंदर होती है। उसके बाद चाइना के बाद हम लोग देखेंगे जापान के बारे में, एंड थर्ड हम देखेंगे कोरिया के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हैंड प्रिंटिंग का जो नॉलेज है वो यूरोप के देशों में पहुंचा, और यूरोप के देशों में पहुंचने के बाद इस हैंड प्रिंटिंग की वजह से किस प्रकार से वहां के यूरोप के लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बना लिया। और जब प्रिंट यूरोप के देशों में पहुंच गया था तो यूरोप के देशों में पहुंचने के बाद यूरोप के देश के लोगों के ऊपर और यूरोप की सोसाइटी के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, क्या क्या प्रभाव पड़ा था, वो चीज़ हमें इसके अंदर बताई गई है सेकंड वाले पार्ट के अंदर। एंड थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें यह बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का जो नॉलेज था वो इंडिया के अंदर आता है, और इंडिया के अंदर आने के बाद प्रिंटिंग प्रेस का हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, वो हमें तीसरे वाले पार्ट के अंदर समझाया हुआ है। अब आगे वाली स्लाइड के अंदर हम लोग एक एक करके इन्हीं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चाइना के बारे में। देखो, चाइना के अंदर जो हैंड प्रिंटिंग की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 594 एडी के अंदर। चाइना के अंदर जब 594 एडी के अंदर जब वहां पर हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत होती है तो उस समय जो प्रिंटिंग हो रही थी तो मशीनों से हो नहीं रही थी। चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी वो हाथों से हो रही थी, और हाथों से भी कैसे हो रही थी? देखो, हाथों से ऐसे हो रही थी कि उस समय लकड़ी का कोई एक बोर्ड ले लिया जाता था, और उस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर इंक लगा दिया जाता था। इंक लगाने के बाद उस लकड़ी के बोर्ड को कागज के ऊपर रखकर रब कर दिया जाता था, यानी कि रगड़ दिया जाता था, जिससे उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर छपी हुई जो इंक होती थी ना,
वो इंक किसके ऊपर, कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर छप जाती थी। तो इस तरीके से चाइना के अंदर क्या हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले वहां पर हाथों से सारे काम प्रिंटिंग, वहां पर हैंड प्रिंटिंग हो रही थी चाइना के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, देखो चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी ना, वो प्रिंटिंग जब लकड़ी पे लगे हुए इंक से जब प्रिंट किया जाता था, तो उस प्रिंट का निशान कागज के दूसरी तरफ भी छप जाता था, क्योंकि उस समय का कागज बहुत पतला होता था। अच्छा एक बात और, देखो चाइना में जो लकड़ी के तख्ते पर इंक लगाकर जो प्रिंट किया जाता था ना, इस वाली तकनीक को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या था कि चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से छपाई दोनों तरफ हो जाती थी, करते एक तरफ थे लेकिन छपाई दोनों तरफ हो जाती थी, क्योंकि कागज पतला था। तो चाइना के लोग क्या करते थे, देखो चाइना के लोग ये करते थे, उस कागज को मोड़कर एक बुक बना देते थे। और उस वाली बुक को क्या वहां पर क्या कहा जाता था, तो उस वाली बुक को चाइना के अंदर अकॉर्डियन बुक कहा जाता था। देखो इस प्रकार से वो बुक दिखती थी, कागज को मोड़कर वो लोग इस प्रकार से बुक बना देते थे चाइना के अंदर। इसके अलावा देखो क्या था कि चाइना के अंदर अगर एक बार कोई बुक छप गई, तो उस बुक की दूसरी कॉपी बनाने के लिए क्या होता था कि उसको दोबारा से हाथों से लिखा जाता था। और दोबारा से हाथों से लिखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कैलिग्राफी वर्ड का यूज किया जाता था। और इस कैलिग्राफी वर्ड का यूज कौन करते थे, इस कैलिग्राफी वर्ड का यूज करते थे कौन, स्क्राइब्स और कैलिग्राफर्स। इनको हिंदी में बोला जाता है क्या, सुलेखक और खुशखत। अच्छा ये होते क्या है, ये कैलिग्राफी वर्ड होते क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा, ये जो लिखा जा रहा है ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं कैलिग्राफी। और जो इंसान इसको लिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्राइब्स या फिर कैलिग्राफर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सुलेखक या खुशखत बोलते हैं इस इंसान को जो लिख रहा है। और जो लिखा जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिग्राफी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो ये है कि चाइना के अंदर ही सबसे पहले इस हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले चाइना के अंदर ही क्यों हुई थी। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए यहां पर कुछ पॉइंट हमें बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो क्या होता है कि 16वीं सेंचुरी में क्या होता है कि चाइना के अंदर अगर किसी भी इंसान को वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आना होता था, सरकारी नौकरी के अंदर अगर आना होता था, तो उस इंसान को चाइना के अंदर एग्जाम देना होता था। क्या देना होता था, एग्जाम देना होता था। दोबारा सुनो, चाइना के अंदर अगर किसी भी इंसान को वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आना होता था, सरकारी सेवा के अंदर आना होता था, तो उस इंसान को सिविल सर्विस का एग्जाम देना होता था। और एग्जाम देने के लिए क्या था, एग्जाम देने के लिए उस इंसान को पढ़ना होता था। और पढ़ने की वजह से एग्जाम देने के लिए क्या हुआ कि चाइना के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर चाइना के अंदर बुक प्रिंट्स होने लगी थी। और चाइना का ये वाला सिस्टम धीरे धीरे कर क्या हुआ, पूरे की पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। उसके बाद देखो क्या होता है कि चाइना के अंदर 17वीं सेंचुरी में चाइना के अंदर अर्बन कल्चर की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग गांव वाले एरिया को छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे थे। और अर्बन एरिया के अंदर यानी कि नगरों के अंदर क्या था कि वहां पर बुक्स कैफे बन रहे थे, बड़े बड़े टी शॉप्स बन रहे थे, बड़े बड़े होटल्स बन रहे थे, लोग वहां पर जाते थे, किताबों को पढ़ते थे। इससे क्या हुआ कि चाइना के अंदर धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट जागने लगा किताबों को लेकर, बुक्स को लेकर। अब क्या हुआ, अब जो चाइना में अब जो चाइना के अंदर जो प्रिंट हो रही थी ना, अब वो प्रिंट लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो रही थी। अगर किसी इंसान को मैगजीन पढ़नी होती तो उसके लिए मैगजीन प्रिंट हो रही थी। अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना होता था उसके लिए न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा था। अगर किसी इंसान को नोवेल पढ़नी होती थी तो उसके लिए नोवेल भी प्रिंट वहां पर हो रही थी। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हमें यह देखने को मिलता है, तो चाइना के अंदर जो वहां पर पुअर वुमेन जो थी ना, जो वहां की गरीब महिलाएं थी, वो कम पढ़ी लिखी होती थी चाइना के अंदर। जबकि वहां पर जो रिच वुमेन जो होती थी वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी। और उन रिच वुमेन्स ने अपने लिए, है ना, अपने लिए या अपने ऊपर उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी और बायोग्राफीज लिखी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप के देश के अंदर से मैकेनिकल प्रिंटिंग का नॉलेज चाइना के अंदर पहुंचता है। यह फर्क समझना, देखो यहां पर देखो फर्क ये है, हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत चाइना में होती है
लेकिन वो चाइना से हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज यूरोप में पहुंचता है। और यूरोप वालों ने क्या करा, यूरोप वालों ने उस हैंड प्रिंटिंग का यूज़ करके उन्होंने क्या बना लिया, आगे जाकर उन लोगों ने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना लिया था, यानी कि उन लोगों ने मशीन बना ली थी। अब वो मशीन यूरोप से कहाँ पर आएगी, चाइना के अंदर आएगी। तो कब आई थी, 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप के देशों से मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का जो नॉलेज था वो चाइना के अंदर आता है। अब इससे होता है, देखो क्या, इससे ये होता है कि धीरे धीरे चाइना के अंदर बड़े लेवल पर वहाँ पर बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगी थी। और देखते ही देखते क्या होता है कि चाइना में एक शहर है संघाई नाम का, वो जो शहर था ना, वो शहर धीरे धीरे प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हब बन गया था, मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा क्या बन गया था, केंद्र बन गया था, जो संघाई था। और अब चाइना के स्कूलों के अंदर, चाइना के कॉलेजेस के अंदर, चाइना के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को अब यूरोप की प्रिंटिंग स्टाइल सिखाई जाने लगी थी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि चाइना के अंदर ही सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, एग्ज़ाम वगैरह हो रहा था, और वहाँ पर धीरे धीरे अर्बन कल्चर भी डेवलप होने लगा था। इतनी बात हो गई चाइना की। अब चलते हैं आगे जापान की तरफ। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग, चाइना से बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, जापान की तरफ जाते हैं। देखो ये है चाइना और ये है जापान। तो देखो होता क्या है कि 768 से लेकर 770 के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज, कौन, बुद्धिस्ट मिशनरीज वो चाइना से जापान की तरफ जाते हैं। क्या करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, धर्म को प्रमोट करने के लिए वो लोग चाइना से कहाँ जाते हैं, जापान जाते हैं। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज यहाँ पर जापान में गए थे ना, वो लोग अपने साथ में हैंड प्रिंटिंग प्रेस का, मतलब हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज भी साथ में लेकर गए थे। अब इससे क्या हुआ, देखो इससे ये हुआ कि अब जापान के अंदर भी वहाँ पर हैंड प्रिंटिंग होने लगी थी। जापान के अंदर वहाँ पर भी बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगी थी। और जापान के अंदर जब हैंड प्रिंटिंग जब पहुँच गई थी ना, तो जापान के अंदर सबसे पहली जो बुक छपी थी, जो प्रिंट हुई थी, उसका नाम क्या था, डायमंड सूत्र। इसको 868 एडी के अंदर इसको प्रिंट किया गया था। और ये जो बुक थी ना, ये बुक एक प्रकार की रिलीजियस बुक थी, जो कि बुद्धिज्म पर बेस्ड थी। ये जापान की पहली बुक है जिसको प्रिंट किया गया था वहां पर हैंड प्रिंटिंग पहुंचने के बाद। और ये जो बुक थी ना, इस बुक को 6 सीट्स के अंदर प्रिंट किया गया था। अब 6 सीट्स का मतलब क्या होता है, देखो 6 सीट्स का मतलब होता है जैसे कि ये एक सीट है, ऐसे ही 5 सीट और अगर हम लेंगे ना, तो टोटल 6 सीट्स हो गई ना। तो इन, जैसे कि एक सीट है, इसको पूरा प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद क्या हुआ कि बाद में इनके पेजों को काट कर क्या करा, एक बुक बना दी गई। तो इस तरीके से आपकी डायमंड सूत्र बनी थी। और अब जापान के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट ही वहां पर प्रिंट नहीं हो रहे थे, बल्कि रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा वहां पर और भी कई सारी चीजों के ऊपर प्रिंट हो रहा था। जैसे कि वहां पर टी शर्ट के ऊपर भी प्रिंट हो रहा था, वहां पर करेंसी के ऊपर भी प्रिंट हो रहा था जापान के अंदर, एंड इसके अलावा वहां पर कार्ड्स के ऊपर भी प्रिंट हो रहा था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो 13 से 15 सेंचुरी के बीच में क्या होता है कि जापान के अंदर बुक्स बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी, चीप हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि जापान के अंदर बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर प्रिंटिंग होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर नई नई रीडिंग पब्लिक का इमर्ज होने लगा था, और वहाँ पर नए नए पोइट्स आ गए थे जिनको पढ़ने का बहुत शौक था। इसी वजह से क्या हुआ कि जापान के अंदर 13 से 15 सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर बुक के रेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। और देखते ही देखते क्या होता है कि आगे जाकर वहाँ पर एक शहर है एदो नाम का, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में टोक्यो बोलते हैं। तो यहाँ से देखो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस शहर का नाम एदो था, है ना। तो किसका नाम है, टोक्यो का नाम एदो था। तो एदो जो एक शहर था वो धीरे धीरे क्या बनता है, वो भी संघाई की तरह प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हब बन जाता है, ये जो एदो जो था। ठीक है। इसको अभी क्या बोलते हैं, टोक्यो बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, देखो इसके अलावा यह था कि जापान के अंदर अब प्रिंटिंग बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी, है ना। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, बताने के लिए हमें हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका, एक जापान के आर्टिस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है किटागावा उटामारू। क्या नाम है, किटागावा उटामारू। ये रहे किटागावा उटामारू। ये जापान के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड को फ्लोटिंग करते हुए दिखाया था, यानी पूरी दुनिया को इन्होंने तैरता हुआ दिखाया था अपनी पेंटिंग्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर ऑर्डिनरी पीपल की बात भी करी थी, यानी कि आम लोगों के जीवन के बारे में इन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों को दिखाया था। और इन कितागावा उतामारू की पेंटिंग्स को क्या कहा जाता था, उकियो। क्या कहा जाता था, इनकी पेंटिंग्स को उकियो कहा जाता था।
इनकी पेंटिंग्स को उकियो कहा जाता था। ठीक है, ये जापान की बात हो गई। अब चलते हैं आगे कहाँ पर, कोरिया की तरफ। देखो क्या होता है कि जब हैंड प्रिंटिंग का जब नॉलेज था, जब चाइना से कोरिया जब पहुंचता है तो कोरिया के अंदर भी बहुत सारी बुक्स वगैरह उनको प्रिंट किया जाने लगा था। तो चाइना के अंदर जब कोरिया के अंदर, जब कोरिया के अंदर क्या होता है कि चाइना से हैंड प्रिंटिंग का जब नॉलेज पहुंचता है तो कोरिया के अंदर भी क्या होता है कि वहां पर भी बहुत सारी बुक को प्रिंट किया जाने लगा था। तो कोरिया के अंदर जो वहां पर सबसे पहली जो बुक छापी गई थी, उस बुक का मतलब वो जो बुक थी ना, वो बुक एक प्रकार से रिलीजियस बुक थी, बुद्धिज्म पर बेस्ड थी। और उस वाली बुक का नाम क्या था, उस वाली बुक का नाम था क्या, त्रिपिटिका कोरियाना। क्या नाम था, त्रिपिटिका कोरियाना। ये कोरिया के अंदर एक बुक छापी गई थी, प्रिंट की गई थी, जो कि एक प्रकार से रिलीजियस बुक थी। और इस बुक को किसी कागज के ऊपर प्रिंट नहीं किया गया था, इस वाली बुक को किसी कागज के ऊपर प्रिंट नहीं किया गया था, बल्कि लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को खोद कर, लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को खोद कर, कितने 80,000 टुकड़ों को खोद कर, 80,000 लकड़ी के टुकड़ों को खोद कर इस किताब को लिखा गया था। जो कि देखो इसमें दिखा रखा है ना, देखो सारे लकड़ी के वो लगे हुए हैं, ये कोई पेपर थोड़ी है, ये सभी क्या है, लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं। और इन लकड़ी के टुकड़ों को खोद कर इस किताब को लिखा गया था। इस किताब का नाम क्या है, त्रिपिटिका कोरियाना। और इस किताब को सन 2007 के अंदर क्या हुआ, सन 2007 के अंदर इस किताब को यूनेस्को ने, यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनेस्को ने क्या करा कि इस वाली किताब को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर इस वाली बुक को ऐड कर लिया, शामिल कर लिया। यानी कि ये बुक, ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत फेमस हो गई थी। इतनी बात हो गई। अब चलते हैं कहां पर, चलते हैं यूरोप की तरफ। ये हमारा, यहां पर हमारा पहला वाला पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट क्या है कि यूरोप के अंदर किस तरीके से ये प्रिंटिंग प्रेस का, मतलब ये हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज पहुंचता है। देखो होता क्या है कि यूरोप के अंदर जो ये हैंड प्रिंटिंग का जो नॉलेज पहुंचा था वो सिल्क रूट के जरिए पहुंचा था। कौन से रूट के जरिए, सिल्क रूट के जरिए। इसको बोलते हैं हिंदी में रेशम मार्ग। ये एक बहुत ही पुराना रास्ता है, जो कि अभी नहीं है ये वाला रास्ता। ये वाला रास्ता सेकंड सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक ये वाला रास्ता था। और इस सिल्क रूट का यूज करके चाइना से बहुत सारा सामान यूरोप के देशों में जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि चाइना से सिल्क बड़े लेवल पर जाता था इस वाले रास्ते से यूरोप के देशों के अंदर। और स्पाइसेस यानी कि मसाले चाइना से, इंडिया से यूरोप के देशों में इस रास्ते का यूज करके जाया करते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे, चाइना से इवन पेपर भी, कागज भी चाइना से इस रास्ते का यूज करके कहां जाते थे, यूरोप के देशों में जाते थे। और इसी सिल्क रूट का यूज करते हुए इटली का एक ट्रेवलर था, एक यात्री था, जिसका नाम क्या था, मार्को पोलो। तो वो इसी सिल्क रूट का यूज करके कहां पर आता है, चाइना के अंदर आता है। यहां से आता है, ये रहा आपका, इस साइड है इटली, है ना, इस साइड है इटली आपका। तो इटली से क्या करता है वो, इटली से यहां से होता हुआ चाइना के अंदर आता है, मार्को पोलो आता है। ठीक है, अब देखो चाइना में जब वो आता है, चाइना में आता है क्यों है, चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए वो चाइना में आता है। और जब वो अपने देश वापस जाता है, कब जाता है, 1295 एडी में। जब वो अपने देश वापस इटली जाता है तो अपने साथ में हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज भी लेकर जाता है। जब हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज चाइना से इटली पहुंचा, तो इटली में पहुंचने के बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर वो हैंड प्रिंटिंग का नॉलेज पहुंच गया था। अब यूरोप के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी ना, वो दो तरीके से प्रिंटिंग हो रही थी। पहला कॉमन लोगों के लिए, दूसरा रिच लोगों के लिए। देखो यूरोप के अंदर जो कॉमन लोगों के लिए जो प्रिंटिंग हो रही थी, उसका कागज बहुत सस्ता कागज होता था, बहुत सस्ता कागज होता था, इसकी क्वालिटी बहुत चीप होती थी। और इस वाले कागज से बनी हुई जो बुक होती थी ना, उसके ऊपर जो बाइंडिंग की जाती थी, जो जिल्द चढ़ाया जाता था, उस जिल्द की क्वालिटी भी काफी बेकार होती थी, काफी पुअर क्वालिटी होती थी। जबकि रिच लोगों के लिए वहां पर जो किताबें छप रही थी, उसके लिए एक अलग ही पेपर का यूज किया जाता था। उस वाले पेपर को बोलते थे क्या, वेलम। वेलम एक ऐसा पेपर था जो कि जानवरों की स्किन से, जानवरों की खालों से ये वाला पेपर बना हुआ होता था। ये पेपर बहुत महंगा होता था, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, है ना। इसके अलावा इसके ऊपर मतलब इस वाले पेपर से जो किताब बनती थी ना, जो बुक्स बनती थी, उस वाली बुक के ऊपर जो भी बाइंडिंग की जाती थी, वो बाइंडिंग भी बहुत ज्यादा महंगी होती थी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, दो तरीके से वहां पर प्रिंटिंग हो रही थी, अमीर लोगों के लिए और कॉमन लोगों के लिए। इसके बाद देखो क्या होगा,
कि यूरोप में धीरे धीरे अब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी बुक को लेकर, क्योंकि लोगों का अब इंटरेस्ट जागने लगा था किताबों को लेकर, पढ़ने को लेकर। तो इसके होता क्या, देखो होता यह कि अब पूरे के पूरे यूरोप के अंदर वहां पर बुक फेयर लगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि किताबों के मेले लगना शुरू हो जाते हैं। देख रहे हो अब इस प्रकार से मेला लगा हुआ है, लोग भीड़ उस मेले में आती थी, किताबों को खरीदती थी। कहां पर? यूरोप के देशों के अंदर। देखो लोगों की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन टाइम से लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। क्यों? प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, मशीन थी नहीं, सारा काम हाथों से होता था। और हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट लिखने की वजह से, हाथों से छपाई करने की वजह से क्या था कि टाइम से लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी। तो अब हुआ क्या? देखो हुआ ये कि लोगों की डिमांड तो बढ़ रही थी, वहां बुक फेयर लग रहे थे। अब यूरोप के अंदर जो बुक सेलर्स जो होते थे ना, अब बुक सेलर्स ने अपनी अपनी दुकानों के अंदर स्क्राइब्स को हायर करना शुरू कर दिया। किसको? स्क्राइबर्स को हायर करना शुरू कर दिया। अभी स्क्राइबर्स कौन होते हैं? वही कैलिग्राफी लिखने वाले लोग जो आपको मैंने पीछे बताया था, उनको अपनी अपनी दुकानों में हायर करना शुरू कर दिया। हमें एक एक दुकान के अंदर 50-50, 100-100 हमें स्क्राइबर्स देखने को मिलते, जो कि हाथों से क्या कर रहे थे? मेनू स्क्रिप्ट लिख रहे थे, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में पांडुलिपियां। मेनू स्क्रिप्ट और पांडुलिपियों का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लेख जिसको कि हाथों से लिखा जाता हो, तो ये इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन हाथों से लिखने के बावजूद भी, 50-50 स्क्राइबर्स रखने के बावजूद भी, यूरोप के लोगों की डिमांड फिर भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे में क्या करें भैया? तो ऐसे में देखो क्या होता है कि ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है कि अच्छा, यहाँ एक बात और थी, आपको मैंने बताया ना कि जो स्क्राइबर से ये पांडुलिपियां लिखा करते थे, मेन्यूस्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, इस वाली मेन्यूस्क्रिप्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारी दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या थी? देखो दिक्कत ये थी कि मेन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हाथों से लिखना होता था ना। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। तीसरी बात क्या था? देखो इसके अंदर इसको लिखने में बहुत सारे स्क्राइबर्स को हायर भी करना पड़ता था। चौथी अगर बात देखी जाए, यहां पर क्या था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर ट्रेवल करना भी काफी मुश्किल होता था। मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि उसके उसके जो वर्ड होते थे ना, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाते थे। ठीक है। इसके अलावा देखो क्या था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लोगों की टाइम से डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो अब यूरोप के लोग करें क्या? डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड पूरी करनी है, तो अब यूरोप के लोग करें क्या? तो इसके लिए देखो क्या होता है कि इसके लिए वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वहां पर प्रिंटिंग प्रेस बनाई जाती है, यानी कि प्रिंट करने के लिए मशीन बनाई जाती है। और इस प्रिंटिंग प्रेस को बनाने की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? 1430 के डिकेड से होती है। कब से होती है? 1430 के डिकेड से इसको बनाने की शुरुआत हो जाती है। इसको बनाया किसने था? जोहान गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था। और इस मशीन को जो उसने बनाया था ना, इस मशीन को अपने चाइल्डहुड के, अपने बचपन के दो एक्सपीरियंस का अपने दो बचपन के दो एक्सपीरियंस का यूज करके उसने इस वाली मशीन को बनाया था। अब वो दो एक्सपीरियंस कौन कौन से थे? देखो वो पहला एक्सपीरियंस ये था, दूसरा एक्सपीरियंस ये था। अब ये दोनों एक्सपीरियंस है क्या, इसको समझने से पहले आप ये समझो। देखो जो जोहान गुटेनबर्ग था ना, उसके फादर एक बहुत बड़े मर्चेंट थे, और उनके बहुत बड़े बड़े क्या थे, खेत भी थे। और उन खेतों के अंदर जैतून पैदा होती थी, और वहां पर जैतून का तेल भी निकाला जाता था। और जैतून का तेल निकालने के लिए, जैतून को इंग्लिश में बोलते हैं ओलिव। क्या बोलते हैं? ओलिव। तो जैतून का तेल निकालने के लिए इस प्रकार से मशीन का यूज होता था। यहां पर जैतून रख दी जाती थी, और ऊपर से क्या होता था कि ऊपर से नट जो है ना, इसको टाइट कर दिया जाता था इस तरीके से। तो वो दब कर क्या होता था कि दब कर क्या होता था, वहां से ऑयल निकल जाता था, ओलिव ऑयल निकल जाता था। पहला तो ये इसका एक्सपीरियंस था बचपन का। दूसरा क्या था कि देखो वहां पर जो उसके फादर थे ना, वो गोल्ड को पॉलिश भी किया करते थे, गोल्ड को, स्टोन को, यानी कि पत्थरों को पॉलिश भी किया करते थे, है ना। यहाँ पॉलिश करते हुए दिखाया गया है। तो अपने इन दोनों बचपन के एक्सपीरियंस का यूज करके उसने ये वाली मशीन बनाई थी। कौन सी वाली? प्रिंटिंग प्रेस बना ली थी, जोहान गुटेनबर्ग ने बना ली थी। ठीक है। अब देखो ये वाली मशीन काम कैसे करती थी, वो चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। ये देखो यहाँ पर इंक लगी हुई होती थी, और नीचे कागज रख दिया जाता था, और इस तरीके से कागज प्रिंट होकर बाहर की तरफ आ जाता था, है ना। और इस मशीन को जो बनाया था, इसको बनाने की शुरुआत 1430 के डिकेड में हुई थी, लेकिन इस मशीन को 1448 में पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। किसके द्वारा? ये आपका जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था।
ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके अलावा देखो मेरी बात सुनो, जब प्रिंटिंग प्रेस बना लिया गया था तो प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद जोहान गुटेनबर्ग ने जो जो पहली बुक जो उसने प्रिंट करी थी ना, वो बुक कौन सी थी? बाइबल। पहली बुक कौन सी थी? बाइबल। और बाइबल को जब उसने प्रिंट किया ना, तो ये लोगों के बीच में इतनी फेमस हो गई, ये वाली बुक लोगों के बीच में इतनी फेमस हुई, तो इस बुक की 3 साल के अंदर अंदर उसने 180 कॉपीज उसने और प्रिंट कर ली थी। हालांकि अगर आप देखोगे ना, आज के हिसाब से 3 साल में 180 कॉपी आपको लगेगा बहुत कम है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये 180 कॉपी भी बहुत ज़्यादा थी। 3 साल के अंदर उसने कॉपी कर ली थी इस बाइबल को। इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद ऐसा नहीं था कि हैंड प्रिंटिंग को साइडलाइन कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। अभी भी प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद अभी भी हैंड प्रिंटिंग का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, कागज़ में, पेपर में साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए, साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं हैंड प्रिंटिंग का यूज़ हो रहा था। और देखो क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस जब यूरोप के देशों में जब आ गई थी ना, तो यूरोप के देशों में बहुत बड़े लेवल पर वहां पर बुक प्रिंट होने लगी थी। अगर हम देखें तो 100 सालों के दौरान, कब से कब तक? 1450 से 1550 के दौरान अगर हम लोग देखें तो वहां पर बहुत सारी बुक को प्रिंट कर लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए 15 सेंचुरी में वहां पर 2 मिलियन बुक को प्रिंट किया गया था यूरोप के अंदर, और 16 सेंचुरी आते आते वहां पर 20 मिलियन बुक को प्रिंट कर लिया गया था। आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल पर वहां पर बुक प्रिंट हो रही थी। और इस वाले इंसिडेंट को, इस वाली चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंट रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंट रेवोल्यूशन। ये प्रिंट रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया था? प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से आया था। अब आगे वाली स्लाइड के अंदर हम लोगों को बताया हुआ है कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन जब आया था, तो प्रिंट रेवोल्यूशन का यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, वो हमें आगे बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रिंटिंग प्रेस के यूरोप में आ जाने के बाद सबसे पहला इंपैक्ट ये हुआ कि वहां पर एक न्यू रीडिंग पब्लिक का इमर्ज होता है। किसका? वहां पर एक न्यू रीडिंग पब्लिक का इमर्ज होता है, नए पाठक वर्ग का उदय होता है। कहां पर? यूरोप के देशों के अंदर। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हुआ कि देखो वहां पर बुक के जो रेट थे ना, बुक्स के रेट काफी सस्ते हो गए थे यूरोप के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो देखो क्या था कि जो आम लोग थे ना, आम लोगों की पहुंच भी धीरे धीरे किताबों तक हो गई थी। तो कॉमन पीपल जो थे ना, कॉमन पीपल की रिच भी बुक तक आसानी से, मतलब काफी आसान हो गई थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें, देखो यूरोप के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बुक प्रिंट होने लगी थी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद। ठीक है, अब देखो ये था कि अब दुकानदारों, मतलब जो बुक्स प्रिंट हो रही थी ना, उन बुक्स को लेकर इधर उधर जाना, ट्रेवल करना भी काफी आसान हो गया था। क्योंकि जो बुक्स मशीनों से प्रिंट हो रही थी, उनके उनके जो वर्ड होते थे ना, वो काफी, मतलब ये काफी डार्क होते थे, जो आसानी से मिटते नहीं थे। तो इसीलिए अब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना काफी आसान हो गया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखो, प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि अब लोगों की डिमांड टाइम से पूरी भी होने लगी थी। लेकिन जब पहले हाथों से जब प्रिंटिंग हो रही थी तो उस समय लोगों की डिमांड टाइम से पूरी नहीं हो रही थी। अब क्या था कि अब लोगों की डिमांड भी टाइम से पूरी होने लग गई थी। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो देखो क्या होता है कि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था ना, उस समय पर मेनू स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? मेनू स्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपियां, है ना। इन मेनू स्क्रिप्ट को क्या था कि देखो, इन वाले मेनू स्क्रिप्ट को ये था कि इनको प्रिंट करना काफी मुश्किल होता था। पहली बात तो देखो ये है। दूसरी बात क्या, ये बहुत ज्यादा महंगी होती थी, इसीलिए ये मेनू स्क्रिप्ट हमें रिच लोगों के घरों में ही देखने को मिलती थी पहले, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले। इतनी बात हो गई। आगे मेरी बात सुनो, देखो जब यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जब वहां पर आ गया था, तो प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद भी वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? लो लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की कम दर। तो इसके लिए देखो, इसके लिए ये होता है कि यूरोप के अंदर जो बहुत सारे जो बुक सेलर्स जो होते थे ना, उन बुक सेलर्स ने वहां पर फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया था। मैंने क्या बताया कि देखो, ये बताया कि जब वहां पर लो लिटरेसी रेट थी यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर जो बुक सेलर्स जो थे ना, उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स को किताबों के अंदर प्रिंट करना शुरू कर दिया था, है ना। किनको? लोकगीतों को और लोक कथाओं को, लोक कथाओं को। ठीक है, इससे देखो क्या होता है, इससे वहां पर ये होता है कि पूरे यूरोप के अंदर वहां पर एक
लिसनिंग पब्लिक का इमर्ज होता है, यानी कि श्रोता पब्लिक का उदय होता है, और साथ ही साथ वहां पर एक ओरल कल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। कहां पर? यूरोप के अंदर। और इन लोक गीतों को और लोक कथाओं को, यानी कि फोक टेल्स को और फोक सॉन्ग्स को कहां पर गाया जाता था? इनको इंस के अंदर, टेवर्स के अंदर एंड रूरल गैदरिंग के अंदर, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सराय के अंदर, और सराय के अंदर, खानों के अंदर और ग्रामीण समुदाय के अंदर इन फोक टेल्स को और फोक सॉन्ग्स को गाकर सुनाया जाता था, पढ़कर लोगों को सुनाया जाता था। तो ये पहला इंपैक्ट पड़ा था किसके ऊपर? यूरोप के ऊपर, प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, प्रिंटिंग प्रेस के यूरोप में आ जाने के बाद दूसरा इंपैक्ट यूरोप के ऊपर यह पड़ता है कि अब लोग रिलीजन को लेकर डिबेट डिस्कशन करने लगे थे। यूरोप के अंदर जो वहां पर बहुत सारे जो प्रिस्ट होते थे, जो पादरी होते थे ना, वो प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगे थे, डरने लगे थे। उनको डर ये था कि अब लोग क्या करेंगे? अब लोग अपने अपने आइडियाज को, अपने अपने थॉट्स को क्या करेंगे? वो किताबों के माध्यम से देंगे और चर्च की अथॉरिटी को क्या करेंगे? अटैक करेंगे। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि देखो, प्रिंटिंग प्रेस के यूरोप में आ जाने के बाद ये हुआ कि यूरोप के अंदर जो पादरी वर्ग होता था, जो पोप होते थे, जो प्रिस्ट जो होते थे ना, इन लोगों में एक डर पैदा होने लगा, एक फियर पैदा होने लगा। इनको डर ये था कि अब जो यूरोप के जो लोग हैं ना, वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग क्या करेंगे? न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से क्या करेंगे? अब वो लोग देंगे, और इससे वो लोग क्या करेंगे? इससे वो लोग चर्च की अथॉरिटी के ऊपर, चर्च की स्वायत्तता के ऊपर वो लोग क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। अगर लोगों ने ऐसा किया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे देखो ये हो जाएगा कि अब लोग धीरे धीरे रिलीजियस टेक्स्ट को, रिलीजियस किताबों को लोग धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर देंगे और नई नई किताबों को लोग प्रीफरेंस देना शुरू कर देंगे। जो डर इन पादरियों के अंदर था, इन प्रिस्ट के अंदर जो डर था ना, वो डर सच भी हुआ। सच कैसे हुआ? देखो, होता क्या है कि 1517 के अंदर किंग मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति था। इसने कैथोलिक चर्च के अंदर से जो भी माल प्रैक्टिसेस थी ना, जो भी बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए इसने 95 थीसिस नाम की एक बुक लिखी थी। इसने 95 थीसिस नाम की एक बुक लिखी थी, और इस बुक की एक कॉपी उसने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर जाकर चिपका भी दी थी। ये विटनबर्ग चर्च है, कहां पर? जर्मनी के अंदर में है। तो इसकी 95 थीसिस की एक कॉपी उसने विटनबर्ग नाम के चर्च के दरवाजे पे जाके चिपका दी थी। किसने? किंग मार्टिन लूथर ने। इससे क्या हुआ? जब लोगों ने धीरे धीरे उस किताब को पढ़ा तो लोगों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। किससे? कैथोलिक चर्च से दूरी बना ली। अच्छा, ये कैथोलिक चर्च क्या होता है? देखो, क्रिश्चियनिटी है ना, जो ईसाई धर्म, टू पार्ट्स में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पुराने वाले हैं, पुराना वाला सेक्ट किसके अंदर? क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो उसके अंदर ही जो बुराइयां आई थी ना, उसकी बुराइयों को खत्म करने के लिए उसने 95 थीसिस नाम की बुक लिखी थी, और उसकी एक कॉपी उसने विटनबर्ग नाम के चर्च के दरवाजे पे चिपका कर आ गया था। उससे जब लोगों ने उस किताब को पढ़ा, जाना, समझा, तो लोगों ने धीरे धीरे कैथोलिक चर्च से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इससे यह हुआ कि आगे जाकर जो ईसाई धर्म था ना, ईसाई धर्म दो भागों में टूट गया था, है ना। वो दो भाग कौन कौन से थे? कैथोलिक है ना, और दूसरा कौन सा था? प्रोटेस्टेंट। ये दो भागों में टूट गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो दूसरा इंपैक्ट ये पड़ा। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये जो इतना ये किंग मार्टिन लूथर जो था, किंग मार्टिन लूथर यहां भी नहीं रुका, बल्कि उसने कई सारी बुक्स को उसने लोकल लैंग्वेज के अंदर उसने ट्रांसलेट भी किया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बुक थी द न्यू टेस्टामेंट, ये बाइबल का ही एक पार्ट है। इस वाली बुक को उसने लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया किंग मार्टिन लूथर ने, और ये इस बुक को लोगों ने इतना पढ़ा, ये बुक धीरे धीरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी। और इस बुक की 5000 कॉपीज 3 महीने के अंदर अंदर बिक भी गई थी। अब देखो क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही जो किंग मार्टिन लूथर था ना, वो कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर कर पाया था और रिलीजियस मूवमेंट चला पाया था, और चर्च की अथॉरिटी को क्या कर पाया था? चैलेंज कर पाया था। इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस को वो क्या बोलता है? प्रिंटिंग प्रेस को वो बोलता है क्या? ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड बोलता है। किसको? प्रिंटिंग प्रेस को। कौन बोलता है?
किंग मार्टिन लूथर, यानी कि ईश्वर की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा तोहफा बोलता है प्रिंटिंग प्रेस को, किंग मार्टिन लूथर। 2 पॉइंट हो गए। एंड तीसरा पॉइंट मेरी बात सुनो, प्रिंटिंग प्रेस के आने का तीसरा इंपैक्ट यूरोप के ऊपर यह पड़ा कि अब लोगों ने धीरे धीरे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, किसको? कैथोलिक चर्च को। कैथोलिक चर्च को लोगों ने धीरे धीरे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है कि 16th सेंचुरी में इटली का एक पीजेंट था, एक किसान था, जिसका नाम क्या था? मोनोकियो। ये जो मोनोकियो था ना, ये मोनोकियो बाइबल को पढ़ना शुरू करता 16th सेंचुरी में, और बाइबल को पढ़ने के बाद फिर इसने बाइबल को दोबारा से लिखा और अपने ही स्टाइल में इसने बाइबल को लिखा। मतलब अपने पास से इसने बहुत सारी बातों को इसने बाइबल के अंदर जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या करा इसने? लोगों के सामने इसने उस बाइबल को प्रेजेंट कर दिया। जब ये बात कैथोलिक चर्च को पता लगी तो वो इससे बहुत ज़्यादा, मोनोकियो से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और गुस्सा होने के बाद क्या करा कि उन कैथोलिक चर्च वालों ने क्या करा कि उन्होंने एक धर्म अदालत बुलाई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इक्विजिशन। इक्विजिशन नाम की एक धर्म अदालत बुलाई और मोनोकियो को मौत के घाट उतार दिया था। किसने? कैथोलिक चर्च ने। इसके बाद कैथोलिक चर्च ने और क्या करा? देखो इसके बाद कैथोलिक चर्च ने ये करा कि उसने 1558 में 1558 के अंदर कैथोलिक चर्च ने एक बुक निकाली, जिस बुक का नाम क्या था? इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इस वाली बुक के अंदर उन सारी बुक की एक लिस्ट बनाई गई जो बुक्स क्रिटिसाइज करती थी किसको? कैथोलिक चर्च को। दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला, ये जो बुक निकाली थी ना, ये वाली बुक निकाली थी किसने? कैथोलिक चर्च ने निकाली थी। बुक का नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, निषेधात्मक पुस्तक। इस बुक के अंदर उन सारी बुकों की लिस्ट थी, सूची थी, जो बुक्स क्या करती थी? कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करती थी, उसकी बुराइयां करती थी। और इस वाली बुक के अंदर उन सारी किताबों को पढ़ने से मना कर दिया गया जो कैथोलिक चर्च की बुराइयां करती थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये तीसरा इंपैक्ट पड़ा था, ये तीसरा इंपैक्ट पड़ा था। अगर चौथे इंपैक्ट की बात की जाए तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद यूरोप के अंदर रीडिंग मानिया देखने को मिलता है हमें, यानी कि लोगों में अब पढ़ने का जुनून आने लगा था प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद यूरोप के अंदर। देखो होता क्या है, होता देखो ये है कि वहां पर 17 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में यूरोप के अंदर धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ने लगती है, साक्षरता दर बढ़ने लगती है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर लिटरेसी रेट 60 से 80% तक बढ़ जाती है। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया था? ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया था कि अब चर्च ने गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर बहुत सारे स्कूल खोलना शुरू कर दिए थे। और स्कूल ओपन होने की वजह से क्या हुआ? लोगों में पढ़ने का जुनून आने लगा था। अब लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स प्रिंट होने लगी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी इंसान को बिजनेस से जुड़ी अगर कोई बुक पढ़नी थी तो उस इंसान को क्या था? अगर किसी इंसान को बिजनेस से जुड़ी अगर कोई बुक पढ़नी थी तो उसके लिए बिजनेस वाली बुक को प्रिंट किया जाने लगा था। अगर किसी इंसान को करंट अफेयर पढ़ता था उसके लिए करंट अफेयर की बुक, अगर किसी को समाचार पत्र तो उसके लिए समाचार पत्र प्रिंट किया जाने लगा था, और अगर किसी को मैगजीन पढ़नी थी तो उसके लिए मैगजीन प्रिंट की जाने लगी थी। इवन उस समय यूरोप के अंदर क्या था कि पचांग को भी प्रिंट किया जाने लगा था। पचांग का मतलब क्या होता है? राशि कैलेंडर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलमेकस, है ना। ये एक प्रकार का राशि कैलेंडर होता है, इसको भी प्रिंट किया जाने लगा था यूरोप के अंदर। कब? 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। और इसके अलावा देखो और क्या होता है? इसके अलावा देखो ये होता है, जो बुक सेलर्स है ना, वो गांव गांव बुक पहुंचाने के लिए वो लोग हायर करते हैं किसको? पेडलर्स को, यानी कि फेरी वाले लोगों को वो लोग हायर करते हैं ताकि वो गांव गांव जाएं और गांव गांव जाकर लोगों को किताबें बेचें, है ना। और इसके अलावा देखो क्या था कि इस समय जो बुक्स प्रिंट हो रही थी ना, 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में जो बुक्स प्रिंट हो रही थी वो बहुत छोटी होती थी, आसानी से पॉकेट में आ भी सकती थी और बहुत चीप होती थी। इसके अलावा देखो क्या था कि उनको आसानी से अफोर्ड भी किया जा सकता था। और ऐसी बुक को यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसी बुक को इंग्लैंड के अंदर चेप बुक कहा जाता था। मैंने क्या बोला? ऐसी कोई भी बुक जो स्मॉल हो, छोटी हो, चीप हो और इजीली अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, ऐसी बुक को यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड के अंदर ऐसी बुक को चेप बुक कहा जाता था और उसके सेलर्स को क्या कहा जाता था? चेपमैन। और ऐसी ही बुक को फ्रांस के अंदर क्या कहा जाता था? बिब्लियोथिक ब्लू। ऐसी बुक को फ्रांस के अंदर बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था।
क्योंकि इस बुक के जो कलर होते, इस बुक का जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था, इसीलिए फ्रांस के अंदर इस वाली बुक को बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो क्या होता है कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे दार्शनिक, इन्होंने भी अपने अपने थॉट्स को, अपने अपने विचार को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। और अब इनके विचारों को, जैसे कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, फॉर एग्जांपल के लिए न्यूटन हो गया, और बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन, वोल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन, इनके विचारों को भी बहुत बड़े लेवल पर लोगों के द्वारा पढ़ा जाने लगा था। कब? 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। ये प्रिंट कल्चर के आने की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। इतना आपने समझ लिया? चलते हैं आगे की तरफ। देखो पांचवा पॉइंट क्या है इसके अंदर, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद यूरोप के अंदर एक इंपैक्ट ये भी पड़ा था कि अब लोगों ने धीरे धीरे मोनार्की को, यानी कि राजतंत्र को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की बात करने लगे थे, यानी कि राजतंत्र को जड़ से उखाड़कर फेंकने की बात करने लगे थे यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो क्या होता है कि 18 सेंचुरी में लोगों का बिलीव प्रिंटिंग प्रेस को लेकर बढ़ने लगा था और लोगों का मानना यह था कि सोसाइटी में जो प्रोग्रेस आ सकता है, जो इनलाइटमेंट आ सकती है, वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही आ सकती है। और लोग ये भी सोचते थे कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही क्या हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही किसी भी देश को आजाद करवाया जा सकता है और वहां से मोनार्की को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में हमें एक नाम देखने को मिलता है जो कि फ्रांस के कौन थे, नोवेलिस्ट थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुई सेबेस्टियर मर्सियर। ये फ्रांस के एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे, यानी कि नोवेलिस्ट थे। इनका मानना यह था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस को हम लोगों के, इंसानों के प्रोग्रेस और हमारे ओपिनियन का पावरफुल इंजन बताते हैं। ये कहते हैं कि इंसानों की जो प्रोग्रेस होती है ना, और जो उसके अंदर जो अलग अलग जो ओपिनियन जो आते हैं, वो ओपिनियन प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही आते हैं। ऐसा किसका मानना था? लुई सेबेस्टियर मर्सियर का मानना था। इसीलिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को क्या बोला था? इसीलिए इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को पावरफुल इंजन बताया था। क्या बताया था इन्होंने? पावरफुल इंजन बताया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखो लुई सेबेस्टियर मर्सियर ने क्या करा कि इन्होंने दुनिया के राजाओं को पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने उनको चुनौती दी, उनको चैलेंज किया। इन्होंने उनको बोला, क्या बोला? इन्होंने बोला ट्रेम्बल देयर फॉर ट्रेड्स, यानी कि दुनिया के राजाओं अब तुम डरो, कांपो, थरथराओ, क्योंकि अब तुम्हारे दिन आ गए हैं, क्योंकि अब लिखने वालों का एरा आ गया है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा लुई सेबेस्टियर मर्सियर ने बोला था। अच्छा, इसने जो प्रेडिक्शन की थी ना, इसने जो भविष्यवाणी की थी लुई सेबेस्टियर मर्सियर ने, इसकी भविष्यवाणी सच भी हुई थी। कहां सच हुई थी? इसकी भविष्यवाणी हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर सच होती हुई दिखाई देती है। ये हमारा क्या है? अगला इंपैक्ट है किसके ऊपर? यूरोप के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद। तो प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप में आने के बाद एक इंपैक्ट ये पड़ा कि यूरोप के अंदर अलग अलग देशों के अंदर वहां पर रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है। यहां पर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि फ्रांस में जो क्रांति आई थी, जो रेवोल्यूशन आया था, वो प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से ही आया था। तो लोगों ने इसको लेकर अपने 3 विचार दिए हैं, अपने 3 पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखो, पहला यह है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपने अपने विचार, अपने अपने आइडियाज लिखे न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, और उन्होंने अपने आइडियाज के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से उन्होंने क्या करा? उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को अटैक किया। चर्च की स्वायत्तता के ऊपर उन्होंने क्या करा? सवाल उठाए, उसके ऊपर आक्रमण किया। जब इनके विचार आम लोगों ने पढ़े, तो इनके विचार आम लोगों ने पढ़ने के बाद क्या करा कि उनके अंदर अवेयरनेस आई, जागरूकता आई। और जब उनके अंदर जागरूकता आई तो उन्होंने क्या करा? फ्रांस की क्रांति कर दी। ये पहला पॉइंट था। ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट देखो, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जगह जगह डिबेट डिस्कशन होने लगा था। फॉर एग्जांपल के लिए जेकोबिन क्लब्स के अंदर लोग वहां पर अपने अपने विचारों को लेकर डिबेट डिस्कशन करने लगे थे। जिससे क्या हुआ? जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, और लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया, फ्रांस की क्रांति कर दी थी। ये भी ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दूसरा पॉइंट हो गया।
एंड तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है, देखो क्या होता है कि 1780 से क्या होता है कि यूरोप के अंदर 1780 से यूरोप के अंदर खासकर फ्रांस के अंदर क्या था कि फ्रांस के अंदर थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट करने वाली किताबें छपने लगी थी, और थर्ड स्टेट के लोगों के साथ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग उनको जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, उनका जो शोषण कर रहे थे, उसके बारे में भी इन किताबों के अंदर बताया गया था। और जब लोगों ने इन किताबों को पढ़ा, इन बुक्स को जब लोगों ने रीड किया, पढ़ा, तो लोगों में ये जागरूकता आई, लोग समझे कि हाँ भाई क्या हो सकता है, मतलब ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ही हुई थी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे देखो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद यूरोप में सातवां इंपैक्ट हमें यह देखने को मिलता है कि वहां पर अलग अलग क्लास के लोगों के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। वहां पर बच्चों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, वो हम यहां पर अगली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा प्रिंटिंग प्रेस का, वो हम देखेंगे। एंड वर्कर्स के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, वो बातें हम सारी आगे जानेंगे। पहले हम बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे। देखो क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद क्या होता है कि यूरोप के देशों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। अब बहुत बड़े लेवल पर अब क्या हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पर फ्रांस के अंदर यह हो रहा था कि वहां पर किताबें प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं। और यूरोप में देखो खासकर कहां पर, फ्रांस के अंदर 1857 में फ्रांस के अंदर बच्चों के लिए अलग से प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाती है। और उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बच्चों के लिए फेरी टेल्स और फोक टेल्स यानी कि परियों की कहानियां और लोक कथाएं, इस प्रकार की चीजों को प्रिंट किया जाता था बच्चों के लिए। और जर्मनी के दो भाई थे, उनका नाम क्या था, ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गांव गांव घूमकर, शहर शहर घूमकर इन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स को इन्होंने इकट्ठा करा, लोक कथाओं को, लोक कहानियों को इन्होंने इकट्ठा करा और बच्चों के लिए इन्होंने स्पेशल बुक निकाली। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में 17 से 18 सेंचुरी के बीच में बच्चों के लिए जो बुक प्रिंट हो रही थी ना, उन बुक्स के अंदर क्या था, देखो उन बुक्स के अंदर अनसुटेबल चीजों को और अननेसेसरी चीजों को शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि इसका मतलब देखो ये हुआ कि बच्चों के लिए जो किताबें प्रिंट हो रही थी ना इस टाइम पीरियड में 17 से 80 सेंचुरी के बीच में, उस समय बच्चों के लिए मतलब जो बातें बच्चों के लिए सही नहीं थी ना, उन बातों को किताबों के अंदर ऐड नहीं किया जाता था। तो बच्चों के ऊपर यह इंपैक्ट पड़ा प्रिंटिंग प्रेस का। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो देखो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद यह होता है कि यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर जो फीमेल थी, जो वुमेन थी, वो राइडर भी थी और क्या बोलते हैं, राइटर भी थी और रीडर भी थी। वो यानी कि वो कौन थी, वो पाठक भी थी और लेखक भी थी, यानी कि वो लिखती भी थी और पढ़ती भी थी यूरोप के अंदर। और उस समय पर महिलाओं के लिए यूरोप के अंदर जो बुक्स प्रिंट हो रही थी ना, वो कौन कौन सी बुक्स प्रिंट हो रही थी, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए टीचिंग से रिलेटेड बुक प्रिंट हो रही थी, उनके कंडक्ट से रिलेटेड बुक प्रिंट हो रही थी। कंडक्ट मतलब उनके चाल चलन को लेकर, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसको लेकर बुक प्रिंट हो रही थी। कहां पर, यूरोप के देश के अंदर टीचिंग से रिलेटेड बुक प्रिंट हो रही थी। इसके अलावा क्या था, देखो वहां पर किस तरीके से महिलाओं को डोमेस्टिक स्किल सिखाया जाए, घरेलू काम किस तरीके से सिखाया जाए महिलाओं को, इसको लेकर भी बुक्स बहुत सारी प्रिंट हो रही थी। और प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी फीमेल नोवेलिस्ट भी देखने को मिलती हैं, यानी कि महिला उपन्यासकार भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जेन ऑस्टिन ये एक फीमेल का नाम है, जो बहुत बड़ी कौन थी, नोवेलिस्ट, बहुत बड़ी उपन्यासकार थी। इसी तरीके से कौन है, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, ये भी कौन थी, ये भी बहुत बड़ी नोवेलिस्ट थी। इसके अलावा क्या है, जॉर्ज एलियट, ये भी बहुत बड़ी कौन थी, नोवेलिस्ट थी। तो हमें यूरोप के देशों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद बड़ी बड़ी फीमेल नोवेलिस्ट भी देखने को मिलती हैं। तो महिलाओं के ऊपर, फीमेल के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ा था प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद। इतनी बात हो गई। अब आगे देखेंगे वर्कर्स के बारे में। तो प्रिंटिंग प्रेस के जब प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आया तो 17 सेंचुरी से क्या होता है कि 17 सेंचुरी से रेंट पर बुक देने वाली जो लाइब्रेरीज थी ना, वो ओपन होने लगी थी यूरोप के देशों के अंदर। इवन इंग्लैंड ने भी अपने यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई थी जो रेंट पर, किराए पर बुक दिया करती थी। क्यों बनाई थी, ताकि इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड व्हाइट कॉलर्स वर्कर्स को
एंड आर्टिसियन को इनको एजुकेट करना चाहता था, इसीलिए इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार की लाइब्रेरी चलाई जाती है। और जो इस टाइम के जो वर्कर्स थे ना, इस टाइम के जो वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पैम्फलेट निकाले, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पैम्फलेट निकाले, यानी कि राजनीतिक पर्चे निकाले उन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी अपनी आत्मकथाएं, यानी कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उन वर्कर्स ने। तो ये हमें देखने को मिलता है कि प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद वर्कर्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा था यूरोप के अंदर। इनकी बात हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, प्रिंटिंग प्रेस का एक इंपैक्ट यूरोप के ऊपर यह भी पड़ा था। जब प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के देशों में आया था ना, उसका एक इंपैक्ट ये पड़ा था कि यूरोप के अंदर जो प्रिंटिंग हो रही थी ना, अब प्रिंटिंग के अंदर भी आगे जाकर प्रिंटिंग के अंदर कब 18 से 19 सेंचुरी के दौरान प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। एग्जाम्पल के लिए 18 सेंचुरी में क्या होता है, देखो 18 सेंचुरी में मेटल की प्रिंटिंग प्रेस बनने लगी थी, और इसके बावजूद भी क्या था कि कंटिन्यूस चेंज आ रहा था प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, मेटल की प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद भी। और 19 सेंचुरी में देखो क्या होता है कि 19 सेंचुरी में यूरोप के देशों के अंदर वहां पर सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस बना ली जाती है। इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है रिचर्ड एम होय नाम का व्यक्ति। कौन था? रिचर्ड एम होय नाम का व्यक्ति था जिसने इस सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। अच्छा, ये सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस दिखती कैसी थी? देखो इस प्रकार से बनी हुई होती थी। ये ऐसी प्रिंटिंग प्रेस थी जो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, बिजली से चलती थी। और ये सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस जो थी ना, वो 1 घंटे के अंदर अंदर 8000 कॉपीज को प्रिंट कर सकती थी, इतनी इसकी कैपेसिटी थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में हमें यह भी देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का भी डेवलपमेंट होता है। किसका? ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का भी डेवलपमेंट होता है। ये ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस थी जो एक बार में 6 कलर को प्रिंट कर सकती थी, एक बार में 6 कलर को प्रिंट कर सकती थी। ये दिखती कैसी थी? देखो इस प्रकार से दिखती थी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस। ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, ये एक बार में 6 कलर को प्रिंट कर सकती थी। इतनी बात हो गई। ये देखो ये चेंज आ रहा था। और इसके अलावा प्रिंट के अंदर हमें ये भी चेंज देखने को मिलता है कि इस समय पर जो पेपर था ना, इस समय पर जो पेपर था, जो कागज था, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो रही थी। और इसके अलावा देखो ये भी था कि इस समय पर ऑटोमेटिक पेपर रील्स भी आ गई थी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। इस प्रकार से इसको बोलते हैं क्या? ऑटोमेटिक पेपर रील्स। ये भी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये भी नई नई तकनीक आ गई थी। और इस समय पर जो बुक के ऊपर जो कवर चढ़ाए जा रहे थे ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या होते थे? वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते थे। क्या होते थे? वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते थे। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते थे एंड अट्रैक्टिव भी होते थे। ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ 8 पॉइंट पढ़े हैं जो हमने देखा है कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद यूरोप के लोगों के ऊपर, वहां की सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, उसको हमने इन 8 पॉइंट के अंदर हमने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब चलते हैं आगे इंडिया की तरफ। अब देखो यहां पर आपको बताया हुआ है किसके बारे में? इंडिया के बारे में। देखो इंडिया के बारे में ये बताया हुआ कि इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो इंडिया की सोसाइटी पर, यहाँ के लोगों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तो उस समय इंडिया में किस तरीके से प्रिंट हो रहा था चीज, है ना। इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले जो प्रिंटिंग हो रही थी वो हाथों से हो रही थी। और इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी ना, वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इंडिया के अंदर मेनू स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? मेनू स्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और इन पांडुलिपियों को बनाते कैसे थे? इन पांडुलिपियों को या तो ताड़ के पत्तों का यूज करके बनाते थे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? पाम लीव्स बोलते हैं। अच्छा, ताड़ एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके पत्तों का यूज करके इस मेनू स्क्रिप्ट को तैयार किया जाता था और उसके ऊपर फिर लिखा जाता था। या फिर हैंडमेड पेपर का यूज करके इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाया जाता था, तब उसके ऊपर लिखा जाता था। इंडिया के अंदर ये हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि बुक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ड्यूरेबल बनाने के लिए उसके ऊपर जिल्द भी चढ़ा दी जाती थी इंडिया के अंदर, जो हो रहा था। और क्या था, देखो ये जो मेनू स्क्रिप्ट थी ना, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। दूसरी बात, इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता था। तीसरी बात क्या था कि
टाइम से लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती थी एंड इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रेवल करना वो भी काफ़ी मुश्किल होता था, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर। लेकिन अब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस कैसे आती है, अब ये देखो। देखो होता क्या है कि 16वीं सेंचुरी में इंडिया के अंदर बहुत सारे पुर्तगाली मिशनरीज इंडिया के अंदर आते हैं, गोवा के अंदर आते हैं, और वो पुर्तगाली मिशनरीज अपने साथ में अपने साथ में प्रिंटिंग प्रेस का नॉलेज लेकर आते हैं। कौन? पुर्तगाली मिशनरीज, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद 1674 के अंदर ये होता है कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के जो पुजारी थे ना, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज के अंदर एंड कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर उन्होंने कम से कम 50 बुक्स को उन्होंने प्रिंट कर दिया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1579 से लेकर 1730 तक क्या होता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कैथोलिक प्रीस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, यानी कि कैथोलिक पुजारी इंडिया के अंदर आते हैं। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने तमिल भाषा के अंदर एंड मलयालम लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बहुत सारी बुक को प्रिंट किया। किसने? कैथोलिक प्रीस्ट ने। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1710 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर डच मिशनरीज आते हैं। मिशनरीज वो लोग होते हैं जो कि धर्म को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो 1710 के अंदर डच मिशनरीज इंडिया के अंदर आते हैं और उन्होंने भी कम से कम 32 तमिल टेक्स्ट को उन्होंने प्रिंट कर दिया था। इसके बाद हमारे इंडिया के अंदर 1780 के बाद इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहां पर न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाने लगा था। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहला जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट नाम का इंडिया के अंदर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला जाता है। और इस न्यूज़पेपर को जो निकाला था वो किसने निकाला था? एक आयरलैंड का व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? जेम्स अगस्टस हिक्की। इसने बंगाल गैजेट नाम का इंग्लिश में 1780 में एक न्यूज़पेपर निकाला था। और ये जो न्यूज़पेपर था ये वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली मैगजीन थी ये, हफ्ते में एक बार ये पब्लिश होती थी। और इस वाली अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं, बंगाल गैजेट के कंटेंट की बात करूं कि इस वाले न्यूज़पेपर के अंदर किन किन चीजों के बारे में बताया जाता था, तो इस वाले न्यूज़पेपर के अंदर ब्रिटिश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताया जाता था, सेल ऑफ सिलेस के बारे में, यानी कि दासों के व्यापार के बारे में भी इस वाले न्यूज़पेपर के अंदर बताया जाता था। इसके अलावा और क्या था? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में भी इस बंगाल गैजेट नाम के अखबार के अंदर बताया जाता था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखने की वजह से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज दिन पर दिन डाउन होती जा रही थी, जिसकी वजह से देखो क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि उस समय हमारे इंडिया का एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग जेम्स अगस्टस हिक्की को पकड़कर जेल में डलवा देता है, क्योंकि इसके अखबार की वजह से, बंगाल गैजेट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज डाउन हो रही थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे इंडिया के लोगों ने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया था। हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा अपना खुद का न्यूज़पेपर जो प्रिंट किया गया था उसका नाम भी बंगाल गैजेट था, उसका नाम भी बंगाल गैजेट था। और इस वाले न्यूज़पेपर को किसने दिया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गैजेट नाम का जो हमारे इंडिया का अपना खुद का न्यूज़पेपर था इसको प्रिंट किया था। लेकिन इंग्लिश में जो बंगाल गैजेट प्रिंट किया गया था उसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रिंट किया था, जो कि एक आयरिश पर्सन था, आयरलैंड का व्यक्ति था। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या होता है कि रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर डिबेट डिस्कशन बहुत बड़े लेवल पर होना शुरू हो जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जो डिबेट डिस्कशन जो हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर उस समय कई सारी कहते माल प्रैक्टिसेस थी, कई सारी बुराइयां थी हमारे इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या था कि उस समय हमारे इंडिया के अंदर सती प्रथा हमें देखने को मिलती है ना। इसके अलावा आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा क्या था? एक ईश्वरवाद यानी कि मोनोथिज्म भी हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं चीजों को लेकर लोग डिबेट डिस्कशन कर रहे थे और उस डिबेट डिस्कशन के अंदर बहुत बड़े लेवल पर लोग पार्टिसिपेट करते थे। और इस चीज को दूर करने के लिए, किसको?
आइडल वर्शिप को, सती प्रथा को और मोनोथिज्म को, इनको दूर करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर जो उस समय के जो रिफॉर्मर थे ना, उस समय के जो सुधारक थे, उन सुधारकों लोगों ने क्या करा कि बहुत सारे अखबार निकाले, बहुत सारी मैगजीन्स निकाली, बहुत सारी बुक्स उन लोगों ने प्रिंट करी, ताकि भारत के लोगों को अवेयर किया जा सके, ताकि भारत के लोग इन सारी चीजों को फॉलो ना करें, है ना। अब देखो क्या होता है कि हमारे इंडिया में कई सारे अखबार, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह प्रिंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय का एक अखबार था, एक न्यूज़पेपर था। इसको 1821 में प्रिंट किया गया था। ये जो न्यूज़पेपर था ना, ये न्यूज़पेपर सती प्रथा को एबोलिश करने की बात करता था, यानी कि सती प्रथा एक प्रथा थी, इसको खत्म करने की बात करता था। कौन? ये आपका संवाद कौमुदी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि सती प्रथा के फेवर में, उसके सपोर्ट में भी इंडिया के अंदर कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाने लगे थे। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है समाचार चंद्रिका। ये जो न्यूज़पेपर है, ये सती प्रथा के सपोर्ट में निकाला गया था, और इस न्यूज़पेपर को पब्लिश करने का काम किसने किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, तो उसको इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद रिलीजन को लेकर डिबेट, डिस्कशन होने लगा था, और लोग धर्म को लेकर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, विचार वगैरह देने लगे थे। और इंडिया के अंदर बहुत सारे रिफॉर्मर आते हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इंडिया के अंदर जो माल प्रैक्टिसेस जो यूज हो रही थी ना, जो बुराइयां थी इंडिया के अंदर, उनको दूर करने के लिए, धर्म से दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि संवाद कौमुदी हो गया, समाचार चंद्रिका हो गया, इस प्रकार की किताबें लिखी गई। ये पहला इंपैक्ट हो गया इंडिया के अंदर। अच्छा, आगे देखते हैं। इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, क्या क्या असर पड़ा था, वो बात आपको अगली वाली स्लाइड के अंदर बताई हुई है। सबसे पहली बात अगर बात की जाए, देखो अगर यहाँ पर बात की जाए मुस्लिम्स के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि 1822 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर पर्शियन लैंग्वेज के अंदर 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, जाम-ए-जहांनामा और शम्सुल अखबार। जाम-ए-जहांनामा और शम्सुल अखबार, इन दोनों अखबारों को 1822 में प्रिंट किया जाता है। और जब नॉर्थ इंडिया से मुस्लिम डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो गया था, जब पतन हो गया था ना, तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे उलेमाओं को, मुस्लिम्स उलेमाओं को डर सताने लगा था कि कहीं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, जो ब्रिटिशर्स जो हैं, वो मुस्लिम्स का कन्वर्जन ना करवा दें, उनका धर्मांतरण ना करवा दें, या मुस्लिम्स लोगों को क्या ना कर दें, खत्म ना कर दें। वो ये इनको डर सताने लगा था। तो ऐसे में देखो ये होता है कि बहुत सारे उलेमाओं ने, अच्छा उलेमा कौन होते हैं? ये होते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। कौन होते हैं? इस्लामी स्कॉलर्स, उलेमा जो होते हैं यानी कि इस्लाम के अच्छे जानकार। तो उलेमा लोगों ने क्या करा? उलेमा लोगों ने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी निकाले, ताकि भारत के मुसलमानों को, मुस्लिम्स को अवेयर किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके। इवन 1867 के अंदर, कब? 1867 के अंदर एक संस्था भी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया, जिसका नाम क्या था? देवबंद सेमिनरी। इस संस्था से टाइम टू टाइम फतवे जारी किए जाते थे। फतवे का मतलब होता है क्या? कि मुस्लिम्स को गाइड करने वाले रूल और रेगुलेशंस, ये टाइम टू टाइम इस देवबंद सेमिनरी से पब्लिश किए जाते थे लोगों के लिए, ताकि मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग, उनको गाइडेंस किया जा सके, ताकि वो उनको ब्रिटिशर्स के बहकावे में ना आ सकें। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि प्रिंटिंग प्रेस का मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे हमें बताया हुआ है कि हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो यहां पर हमें बताया हुआ है, तो क्या होता है कि इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस आया था ना, तो बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने लोकल लैंग्वेज के अंदर अपने अखबार निकालना शुरू करे और उनको रीड भी करना शुरू किया। और यहां पर हमें बताया हुआ है क्या कि 1810 के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति थे तुलसीदास, कलकत्ता के अंदर। तो इनकी बुक का नाम क्या है? रामचरितमानस। इस बुक का पहला एडिशन, पहला संस्करण 1810 के अंदर पब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर रिलीजियस बुक टेक्स्ट प्रिंट होने लगी थी, है ना। और इसके अलावा ये भी था कि लिथोग्राफी,
वो भी हमें देखने को मिलती है यहाँ की प्रिंटिंग के अंदर। लिथोग्राफी का मतलब होता है कि अब प्रिंट भगवानों का जो चित्र वगैरह जो होता है ना, तो भगवानों की इमेज भी प्रिंट की जाने लगी थी बहुत बड़े लेवल के अंदर। और हमारे इंडिया में दो बहुत बड़े प्रेस थे जहां से रिलीजियस टेक्स्ट को और ईश्वर की इमेजेस को प्रिंट किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर उस समय पर एक बहुत बड़ा प्रेस था जिसका नाम क्या था, श्री वेंकटेश्वर प्रेस। और लखनऊ के अंदर नवल किशोर प्रेस। ये दो ऐसे प्रेस थे जहां से बहुत बड़े लेवल पर रिलीजियस बुक को प्रिंट किया जाता था। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आ जाने के बाद केवल ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ इंडिया में रिलीजियस बुक को ही प्रिंट किया जाता था, बल्कि रिलीजियस बुक के अलावा इंडिया में अलग अलग बुक को भी प्रिंट किया जा रहा था। जैसे कि उपन्यास, उसको नॉवेल्स को जिसको बोलते हैं उपन्यास, इनको भी प्रिंट किया जाता था। और इन नॉवेल्स के अंदर हमें लोगों के जीवन के एक्सपीरियंस और उनकी इमोशंस ये भी देखने को मिलते हैं नॉवेल्स के अंदर। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि हमारे इंडिया के अंदर केवल और केवल प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद यहाँ पर धार्मिक किताबें ही प्रिंट नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पर और भी दूसरी किताबें प्रिंट हो रही थी, जैसे कि नोवेल। और इन नोवेल के अंदर लोगों के जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में, उनके इमोशन के बारे में हमें इस नोवेल्स के अंदर जानने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे इंडिया के अंदर देखो क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद लिटरेचर को लिखा जाने लगा था, स्टोरीज को लिखा जाने लगा था। तो स्टोरीज के माध्यम से और लिटरेचर के माध्यम से भी लोगों को लिटरेट किया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो और क्या था, और देखो ये भी था कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस जब आया था ना, तो इंडिया में क्या था कि उस समय पर बहुत सारे विजुअल इमेजेस भी बनाए जाने लगे थे। क्या बनाए जाने लगे थे? विजुअल इमेजेस, यानी कि इंसानों का जो चित्र है ना, इंसानों का जो फोटो है, उसको भी प्रिंट किया जाने लगा था। कब? प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आने के बाद। ऐसे हमें एक नाम देखने को मिलता है, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ये ऐसे व्यक्ति थे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विजुअल इमेजेस बनाई थी, यानी कि इंसानों का विजुअल इमेज बनाया था इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर यह भी था कि 1870 के डिकेड में, 1870 के दशक में इंडिया के अंदर क्या था कि इंडिया के अंदर सोशल यानी कि सामाजिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इन इश्यूज पर भी बहुत सारे कार्टून बनने लगे थे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया में 1780 के डिकेड में सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी कार्टून बनने लगे थे। और जो लोग इंडिया के होते थे और वो लोग वेस्टर्न कपड़ों को पहनते थे, यानी कि ब्रिटेन फ्रांस वाले कपड़ों को जो इंडिया के लोग जो पहनते थे ना, उन लोगों का मजाक बनाने के लिए भी उनका कार्टून बनाया जाता था। तो यहां पर हमें यह देखने को मिला कि इंडिया के अंदर केवल और केवल धार्मिक किताबें ही नहीं प्रिंट हो रही थी, बल्कि अदर चीजें भी यहां पर इंडिया के अंदर प्रिंट हो रही थी। तो ये इंपैक्ट भी इंडिया के ऊपर पड़ा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें, देखो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस जब आया था तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद हमारे इंडिया के अंदर फीमेल की कंडीशन में काफी सारे सुधार देखने को मिलते हैं, रिफॉर्म देखने को मिलते हैं। जब तक इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तब तक हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में नहीं मालूम था, और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी, बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति थी उनकी। तो महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा, महिलाओं ने खुद भी अपने बारे में लिखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि एक लेडी थी, उनका नाम क्या था? राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी देवी ने 1876 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी, अमर जीवन। ये जो बुक थी ना, ये किसी इंडियन फीमेल के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। ये तो अमर जीवन नाम की जो बुक है ना, ये पहली आत्मकथा थी। इस बुक के अंदर उन्होंने महिलाओं की कंडीशन के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में इस वाली बुक के अंदर बताया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक लेडी थी, कैलाश बासिनी देवी। इन्होंने जो बहुत सारी जो किताबें लिखी ना, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर महिलाओं को जो बंदी बनाकर रखा जाता था और जो महिलाओं को जो घर के अंदर अनपढ़ बनाकर जो रखा जाता था ना, इस चीज का इन्होंने विरोध किया अपनी किताबों के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक लेडी थी, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे, इन्होंने 1882 में एक बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। क्या लिखी थी?
स्त्री पुरुष तुलना, और इस वाली बुक के अंदर इन्होंने जेंडर अनइक्वलिटी के ऊपर सवाल उठाए थे। यानी कि जो लैंगिक असमानता जो होती ना, इस लैंगिक असमानता के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए थे कि क्यों भाई महिलाओं को पुरुषों से कम क्यों समझा जाता है, फीमेल को मेल से कम क्यों समझा जाता है। तो इस बात को उन्होंने इस वाली बुक के अंदर उठाया था। इसके अलावा अगर हम और देखें तो एक व्यक्ति थी पंडिता रमाबाई। पंडित रमाबाई ने इन्होंने एक बुक लिखी थी दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और इस वाली बुक के अंदर इन्होंने महिलाओं की कंडीशन के ऊपर इन्होंने क्या करा था, नजर डाली थी और उनकी उनकी कंडीशन के बारे में लिखा था। दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसने लिखा था, पंडित रमाबाई ने लिखी थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, एक व्यक्ति थे राम चड्ढा। राम चड्ढा ने एक बुक लिखी थी स्त्री धर्म विचार। इस वाली बुक के अंदर इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि एक स्त्री अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है, एक स्त्री अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है, इस चीज को इन्होंने इस वाली बुक के माध्यम से बताया था। हालांकि ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी सोच है, ये कंजर्वेटिव थॉट है, ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी किताब के माध्यम से महिलाओं के बारे में ऐसा बताया था राम चड्ढा ने। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ और भी कई सारी इंडिया के अंदर संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने महिलाओं के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में लिखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पंजाब के अंदर वहां पर एक खालसा ट्रस्ट सोसाइटी नाम की संस्था थी। ऐसे ही बंगाल के अंदर अगर हम लोग देखें तो बंगाल में बटला प्रेस नाम का एक वहां पर क्या था, प्रेस सब बंगाल के अंदर। तो इन्होंने भी महिलाओं से संबंधित सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने लिखना शुरू किया और लोगों को इन्होंने क्या करा, अवेयर किया। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि प्रिंटिंग प्रेस के इंडिया में आने के बाद क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, उनके कंडीशन के बारे में बड़े लेवल पर लिखा जाने लगा और उनकी स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की गई प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, देखो इंडिया में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या था कि इंडिया में जो दलित लोग होते थे ना और जो गरीब लोग जो होते थे, उनकी स्थिति में क्या सुधार हमें देखने को मिलता है। तो प्रिंटिंग प्रेस के इंडिया में आने के बाद यहाँ पर पुअर पर्सन और गरीब जो दलित लोग जो होते थे ना, उनकी स्थिति में क्या क्या चेंज आया था, तो वो यहाँ पर हमें बताया हुआ है। देखो प्रिंटिंग प्रेस जब तक इंडिया के अंदर नहीं आया था तब तक क्या था कि बहुत बड़े लेवल पर गरीब लोगों के साथ में और दलित लोगों के साथ में बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, है ना। और ये भेदभाव क्या होता है कि इस भेदभाव को लोगों तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू किया गया, बुक्स के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, है ना, और अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों के सामने उजागर किया गया, लोगों के सामने रखा गया, है ना। और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कई सारी किताबें लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर 20वीं सेंचुरी में क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर रेंट पे देने वाली लाइब्रेरीज खुलने लगी थी। रेंट पे बुक देने वाली लाइब्रेरीज हमारे इंडिया के अंदर ओपन होने लगी थी। इससे क्या हुआ कि इससे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब पढ़ना लिखना शुरू किया तो उन लोगों ने अब क्या करा कि उन लोगों ने भेदभाव के खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, लोग एजुकेट हुए, तो अब लोगों ने भेदभाव के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, है ना। तो हमें यहाँ पर कुछ नाम देखने को मिलते हैं जिन्होंने गरीब लोगों के बारे में, दलितों के बारे में लिखा था और उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करी थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ज्योतिबा फूले, इन्होंने 1871 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि दलितों की स्थिति को बताती थी। इनकी बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी। इस गुलामगिरी नाम की बुक के अंदर इन्होंने दलितों की स्थिति को सुधारने की कोशिश करी थी। इसके अलावा इनकी एक दूसरी बुक थी, उस वाली बुक का नाम क्या था, काश्तकार का चाबुक। काश्तकार के चाबुक नाम की बुक के अंदर भी इन्होंने दलितों की स्थिति को उजागर किया, लोगों के सामने रखा और उनकी स्थिति सुधारने की बात भी करी थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने भी दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए, गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक थी, इस बुक को इन्होंने 1936 के अंदर लिखा था। ऐसे ही इनकी एक बुक कौन सी थी, हु वर द शूद्रास, शूद्रास कौन होते हैं, इस वाली बुक को उन्होंने 1946 के अंदर लिखा था। इस वाली बुक के माध्यम से भी उन्होंने गरीबों को और जो दलित लोग जो होते थे ना, उनकी स्थिति को उजागर किया था। इसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी थी, क्या, द बुद्धा एंड हिज धर्मा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस वाली बुक को उन्होंने 1957 के अंदर लिखा था और इस वाली बुक के माध्यम से भी इन्होंने गरीबों, शोषितों की स्थिति को उजागर किया था और उनकी कंडीशन को सुधारने की कोशिश करी थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे एक नाम आता है, क्या, ईवी रामास्वामी, पेरियार ईवी रामास्वामी, है ना।
ये जो थे ये इन्होंने भी दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए और गरीबों के लिए इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी वाली? द रामायणा अ ट्रू रीडिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सच्ची रामायण। इन्होंने सच्ची रामायण नाम की एक किताब लिखी थी और इस किताब के माध्यम से इन्होंने जो शोषित वर्ग जो होता था ना, उनकी स्थिति को सुधार करने की कोशिश करी थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक मिल वर्कर थे, उनका नाम क्या था? काशी बाबा। जो काशी बाबा थे ना, इन्होंने काशी बाबा ने 1938 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी, छोटे और बड़े का सवाल, यानी कि दी क्वेश्चन ऑफ स्मॉल एंड बिग्स। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या करा? इस वाली बुक के अंदर इन्होंने क्लास एंड कास्ट, इसके बेस पर हमारे इंडिया के अंदर जो भी असमानता, जो भी अनइक्वलिटी जो हो रही थी ना, इस चीज को बताने की कोशिश करी थी इस वाली बुक के अंदर। बुक का नाम क्या है? छोटे और बड़े का सवाल, दी क्वेश्चन ऑफ स्मॉल एंड बिग। इसको 1938 में काशी बाबा, जो कि एक मिल वर्कर थे, इन्होंने लिखा था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक नाम आता है क्या? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ये जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम क्या था? आयर साधु। आयर साधु उनकी बुक का नाम था। और इसके अलावा इन्होंने असम का एक फेमस स्टेट सॉन्ग लिखा था, जिसका नाम क्या था? ओ मोर आपुनार देश, है ना। अब देखो, ये जो सारी किताबें जो लिखी गई हैं, ये जो सारी बुक्स लिखी जो बुक्स जो लिखी गई हैं ना, इनसे हमें मालूम होता है कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो गरीब लोग जो थे, जो दलित लोग जो थे, इनकी स्थिति को किस तरीके से किताबों के अंदर मेंशन किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। जब लोग अवेयर हुए तो लोगों ने इनकी स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है। ये प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया था। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखो, इस यहाँ पर हमें बताया हुआ है क्या? यहाँ पर हमें ये बताया हुआ है कि जब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने कभी भी प्रिंटिंग के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगाया था। कब तक नहीं लगाया था? कब तक नहीं लगाया था? तो 1798 तक हमारे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगाया था। लेकिन लेकिन देखो क्या होता है कि बाद में जब लोगों ने उनकी मोनोपोली के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। वो लोग व्यापार में एकाधिकार रखना चाहते थे ना, सिर्फ अपना ही अधिकार रखना चाहते थे ना। तो जब भारत के लोगों ने, जब उनकी इस चीज का विरोध किया, उनकी इस चीज को क्रिटिसाइज किया, उनकी मोनोपोली को जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तब ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लगाना, सेंसरशिप मतलब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि 1820 के अंदर क्या होता है कि 1820 के अंदर कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसके ऊपर सेंसरशिप लगाने के लिए कानून बनाया था। किसने बनाया था? कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने 1820 के अंदर बनाया था। वहीं अगर हम लोग देखें, देखो क्या होता है कि जब लोगों ने इस वाले कानून का विरोध किया ना, जब लोगों ने इस वाले कानून का विरोध किया, तो होता क्या है, 1835 में उस समय हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने क्या करा कि इसने लॉर्ड मैकाले की सहायता से प्रेस को, मीडिया को दोबारा से फ्रीडम देना इसने प्रीफर कर दिया। मैंने क्या बताया? 1820 में कलकत्ता के अंदर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई कंपनी के बारे में या क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में कोई कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन जब लोगों ने इस चीज का विरोध किया तो क्या हुआ कि 1835 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की मदद से क्या करा कि दोबारा से उस वाले कानून को क्या करा? लागू कर दिया कि ठीक है भाई, अब तुम छाप सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, फिर एक तारीख आती है क्या? 1857। इस डेट को क्या, मतलब इस सन को क्या हुआ था? हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इस वाले रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो था, ब्रिटिशर्स ने अखबारों को बैन कर दिया पूरी तरीके से। और बैन करने के लिए अंग्रेजों ने 1878 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया था। और उस वाले कानून को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। इस वाले देखो, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी। यानी इसका मतलब ये होता है, देखो जो अखबार हमारे इंडिया के लोग छाप रहे थे ना, लोकल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश को छोड़कर, जैसे कि हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी अखबार इंडिया के अंदर छप रहे थे, उन सभी अखबारों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर। तो
हमारे इंडिया के अंदर अखबारों को बैन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था और इंडिया के अखबारों को बैन करने की कोशिश की गई थी जो कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में छप रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, उस समय ईश्वर चंद विद्यासागर का, ईश्वर चंद विद्यासागर का एक अखबार था जिसका नाम क्या था, सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश ये जो अखबार था ना, ये जो अखबार था तो इस सोम प्रकाश नाम के अखबार को बैन करने के लिए, इसके ऊपर सेंसरशिप लगाने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खासकर लाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो इंडिया के अंदर ये था कि बहुत सारे अखबार अभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में छप रहे थे। तो 1907 के अंदर, 1907 के अंदर बाल गंगाधर तिलक को, किसको, बाल गंगाधर तिलक को, उनको उनके अखबार के लिए उनको जेल में पकड़कर डाल दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक का अखबार का नाम क्या था, केसरी। केसरी इनके अखबार का नाम था और इस अखबार के अंदर ये ब्रिटिशर्स के बारे में, उनके अगेंस्ट में लिखा करते थे और भारत के लोगों को अवेयर करने के लिए भी लिखा करते थे। तो इस अखबार की वजह से 1907 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर क्या हुआ, मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है और आप ऐसी ही वीडियो और आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।